नमस्कार, मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है, वैसे लॉ ऑफ सप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाती है। और ये आपके नेचुरल में दिख भी रहा होगा कि कोई भी प्राइस को यदि आप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कोई पोटैटो ही है, पोटैटो की प्राइस यदि बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं उसकी डिमांड लोग कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर से उसकी प्राइस थोड़ी स्लो होगी, तब जाकर डिमांड बढ़ेगी। और इसके इन्वर्स भी हो सकता है, यदि पोटैटो की प्राइस गिर रही है तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड बढ़ रही होगी। ओके, डिमांड बढ़ जाएगी तुरंत। ओके, लेकिन सप्लाई के साथ ऐसा नहीं होता है। सप्लाई के साथ जस्ट इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मीन्स पॉजिटिव रिलेशन। डिमांड के साथ निगेटिव रिलेशन है, लेकिन सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। अब जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो की प्राइस अब सेल करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि जिसकी प्राइस बढ़ रही होगी उसका ज़्यादा डिमांड कर रहे होंगे लोग ना। सॉरी, डिमांड नहीं, उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई 100 रुपये है तो 100 रुपये से 200 रुपये हो गई, तो जो बेचने वाला है और सप्लाई को बढ़ा देगा। ओके, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर करता है, सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आपका शॉपकीपर है, वो करता है। तो जो भी किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा कि सप्लाई बढ़ा देगा और सेल हो जाए और सेल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, पहले यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कॉन्सेप्ट में कि सप्लाई में क्या होता है, डिमांड मीन्स डिमांड कंज्यूमर करता है। ओके, तो डिमांड के साथ क्या होता है कि यदि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगी नहीं, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगा। और इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, यदि प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ सकती है। ओके, मीन्स जस्ट इनवर्स रिलेशन पाया जाता है डिमांड एंड सप्लाई में। बट सप्लाई के साथ ऐसा नहीं होता है। सप्लाई में क्या होगा, यदि किसी भी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ओके, उसको ज़्यादा लोग सप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि इस बार कोई टोमेटो है। ओके, टोमेटो की प्राइस बढ़ गई तो किसान क्या सोचते हैं, इस बार टोमेटो को और बो देते हैं, इससे क्या होगा कि हमारी प्राइस ज़्यादा आ जाएगा। तो सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि प्राइस और सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी लोग सप्लाई को बढ़ा देंगे। ओके, ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो कौन नहीं चाहेंगे और बेच दें और सेल कर दें और सेल कर दें। जैसे मान लीजिए कि कोई धनिया ही है, ले लीजिए मार्केट में, तो कोई सब्जी ही ले लीजिए, तो उसको आप जैसे उसकी प्राइस बढ़ रही है तो लोग सप्लाई नहीं बढ़ा देंगे और सेल कर दीजिए। थोड़ा सा छोटा है उसको भी सेल कर दीजिए। ओके, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि सप्लाई चैप्टर में प्राइस और सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है कि प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी सप्लाई घटेगी। ओके, जिससे प्राइस लोग घट जाएगा, लोग सप्लाई करेंगे नहीं, जाने दीजिए क्या सस्ता है क्या सप्लाई करें। ओके, तो इस बात को दोनों में डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पहले जिसका डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द अमाउंट ऑफ स्टॉक ए प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेफ इन द मार्केट एट द गिवन प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। मीन्स क्या है कि मार्केट में प्राइस ऑफर की जा रही है सेफ प्रोपोर्शन के लिए, राइट। इसके कौन कौन से डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेशन सप्लाई क्या है, द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो जो फैक्टर के प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, कुछ भी है, मशीन्स हैं, यदि उसका कास्ट मान लीजिए कि लो चल रहा है तो ज़्यादा लोग यूज करेंगे उसका, जब हाई चलेगा तो कम लोग यूज करेंगे। तो इस पर भी डिपेंड करता है सप्लाई। ओके, कि जो कास्ट ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शंस है, जो उसमें प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन लग रही है, जो कॉस्ट लग रहा है, उसका क्या स्थिति है। यदि वो महंगा है तो सप्लाई कम होगी, यदि सस्ता है तो ज़्यादा सप्लाई होगी, राइट। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी की क्या स्थिति है। यदि मान लीजिए टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और यदि टेक्नोलॉजी बहुत लो चल रही है, मान लीजिए बरूंडी टाइप का कोई अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का कंट्री है, तो वहाँ पर अब टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो वहाँ प्रोडक्शन कहाँ बढ़ पाएगा। भले ही सप्लाई ज़्यादा होने वाले हो, प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा हो, फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। ओके, जो कि कहा जा रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अब बरूंडी ले लिया जाए, कोई साउथ अफ्रीका का और कोई देश ले लिया जाए, तंजानिया इस टाइप के, तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइस किसी भी गुड्स की बढ़ रही होगी तो भी सप्लाई नहीं बढ़ रही होगी। ओके, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की स्थिति स्टेट बहुत लो है, राइट।
नेक्स्ट है फैक्टर्स आउटसाइड द इकोनॉमिक स्फीयर। अब देखिए, मान लीजिए कोई फैक्टर है, अब जानते हैं कोई भी गुड्स आप जिसमें बना रहे हैं, आप कितना भी प्राइस इकोनॉमिक स्फीयर क्या है, ओके राइट। टैक्स एंड सब्सिडी, अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर है, सप्लाई है, मान लीजिए किसी गुड्स सर्विसेज पे ज़्यादा ही टैक्स लग जाए तो उसकी सप्लाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी सप्लाई नहीं हो पाएगी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है 100 रुपीज़ का, ओके, उस पर टैक्स लग रहा है 50 रुपीज़, तो उसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसकी प्राइस नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए सप्लाई पर प्रभाव किसका पड़ता है, टैक्स एंड सप्लाई सब्सिडी। यदि सब्सिडी दी जा रही है तो ज़्यादा सेल होने लगेगा, ओके। जैसे मान लीजिए गैस है, गैस की सब्सिडी ज़्यादा दी जा रही है तो लोग ज़्यादा यूज करने लगेंगे, और मान लीजिए प्राइस बढ़ जाए और सब्सिडी ना दिया जाए, टैक्स ज़्यादा लग जा रहा है तो कम यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे द लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखिए, जैसे द लॉ ऑफ डिमांड की पढ़े थे वैसे द लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ओके। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लॉ देखते हैं, लॉ क्या है, अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन सेम मीन्स जो एजम्पशन पढ़ेंगे, राइट, जो एजम्पशन पढ़ेंगे उसी को अदर थिंग्स रिमेन सेम कहा जाता है, अन्य बातों के समान रहने पर, ओके। सप्लाई टेंड टू राइज विथ राइजिंग प्राइस एंड वर्सी वर्सा। मीन्स क्या है कि सप्लाई की ट्रेंड्स ऐसा है, ट्रेंड्स ऐसा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, यदि प्राइस घटता है तो सप्लाई घटती है, मीन्स यूनि डायरेक्शन पाया जाता है, ओके। तो समझ गए, जो मैंने अभी पहले ही बात किया था, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलते हैं एजम्पशंस अंडरलाइंग द लॉ ऑफ सप्लाई। मीन्स कौन कौन से एजम्पशन हैं जिसके कारण से द लॉ ऑफ सप्लाई यूज होती है या द लॉ ऑफ सप्लाई प्रयोग होता है, राइट। चलते हैं फिर, इसमें क्या है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंज्ड। मीन्स जो लागत आ रही है प्रोडक्शन की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके। तो फर्स्ट पर क्या है कि जो प्रोडक्शन की लागत है चेंज नहीं होना चाहिए, केवल प्राइस बढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये की मिल रही है तो 12 रुपये की मिल रही है, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, कब, इसकी कॉस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, नहीं कि वो 11 रुपये की हो गया, तब नहीं, केवल कॉस्ट फिक्स रहना चाहिए और केवल प्राइस बढ़नी चाहिए, तब सप्लाई बढ़ जाएगी, ओके। नेक्स्ट है नो चेंज इन टेक्निक्स। अभी मैं बताया कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनचेंज। मीन्स गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज भी है वो भी अनचेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की प्राइस बढ़ी और गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई चेंज आ गया तो भी प्रभाव पड़ सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कास्ट। तो कास्ट, ये कोई भी कॉस्ट, कॉस्ट में तो जानते हैं ट्रांसपोर्ट भी कास्ट आ गया, जैसे ट्रांसपोर्ट कास्ट में चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से न्यू दिल्ली कोई गुड्स जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट कास्ट में बढ़ जाए, उसके कारण प्राइस में चेंज आ रहा है, तो इसको इसमें मेंशन नहीं करते हैं। या नो स्पेकुलेशन, कोई भी आप स्पेकुलेशन के लिए आप नहीं यूज कर रहे हैं। मीन्स स्पेकुलेशन मीन्स कह सकते हैं कि सट्टेबाजी, कि अगर मान लीजिए कोई प्राइस बढ़ रहा है, सट्टेबाजी कर रहे हैं तो भी आप सप्लाई नहीं बढ़ेगा, राइट। तो स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, सट्टेबाजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है द प्राइस ऑफ अदर गुड्स इन हेल्ड कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो भी उसके अदर गुड्स हैं, सब्सिट्यूट गुड्स हैं, ये नहीं तो ये चेंज होगा, तो आप इसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि टी है, ओके, मैं बताया भी था, और कॉफ़ी है, तो ये बताया जा रहा है कि टी की प्राइस में चेंज आ रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, मालिक इसका क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई कर देगा, चलिए प्राइस बढ़ गई और बेच देते हैं, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कॉफ़ी की प्राइस चेंज आ जाए, नहीं तो कॉफ़ी की यदि कम हो जाएगा तो लोग कॉफ़ी पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये फिक्स्ड होना चाहिए, ओके। जो कॉफ़ी की प्राइस है फिक्स्ड होनी चाहिए, केवल टी की बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ये टी की घटेगी तो सप्लाई घट जाएगी। मान लीजिए कि किसी कारणवश मान लीजिए गर्मी में लोग टी कम पीते हैं तो प्राइस घटा दिया जाएगा, ओके, सप्लाई कम हो जाएगी, ओके। ठंडी में क्या है कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि महंगी मिलेगी, महंगी बेची भी जाएगी तो सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। मीन्स सिंपल सी बात है, एज ए बिजनेस मैन से सोचिए, सिंपल सा, ये सब पूरी लॉजिक छोड़ दीजिए, ओके। एक लाइन इसको बात को समझिए कि आप अपने मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिंपल से बताइए कि कब प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाएंगे, सप्लाई बेचने के लिए, उस समय जब उस प्रोडक्शन की जो लाभ है या जो उसकी प्राइस है ज़्यादा रहेगा, ऐसा करेंगे कि नहीं, नेचुरल चीज़ है। जैसे मान लीजिए हम कोई पेन ही मान लीजिए बना रहे हैं, 10 रुपये की बन रही है, डिमांड मान लीजिए 9 रुपये की कास्ट आ रही है, 1 रुपया हमको मिल रहा है, तो सोच रहे हैं चलिए कंपनी चल रही है, चलने दीजिए चलने दीजिए। लेकिन ये सिचुएशन आ सकता है कि इसकी 15 रुपया हो जाए प्राइस और 9 रुपये ही लागत आ रही है, तो अब क्या करेंगे,
अब तो 6 रुपये मिलने लगा हमको, तो अब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अब मजदूर रख देंगे, लेबर रखेंगे, कट्टे लगाएंगे, मशीन बदल नया लगाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं और सप्लाई बढ़ाओ और सप्लाई बढ़ाओ और डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए सेल कर लो इस समय। तो इसका मेन मकसद यही है कि जैसे ही प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो इमीडिएटली उसकी सप्लाई बिजनेस में बढ़ा देता है। जैसे मैंने पेन की प्राइस बढ़ा दी है, तो समझ गए, इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई। एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, जिस प्रकार से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे उसी तरह से सप्लाई में भी पढ़ते हैं। सप्लाई में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन मीन्स विस्तार, ओके, और कमी, ओके। एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, या कमी हो रही है, कंट्रैक्शन या सिकुड़न हो रहा है, ओके। द लॉ ऑफ सप्लाई रिफर्स टू चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मैं बताया प्राइस के चेंज के कारण कि सप्लाई में चेंज आता है। इफ विथ रेज इन प्राइस मीन्स प्राइस बढ़ता है, तो सप्लाई ऑफ रेज मीन्स सप्लाई बढ़ जाती है, जो अभी तक से मैं बात कर रहा हूँ। इट कॉल्ड एक्सटेंशन मीन्स विस्तार हो रहा है, सिंपल सी बात है। प्राइस बढ़ रही है तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे अपनी गुड्स की, क्योंकि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है हमको, तो क्यों ना बेचें, और इसको कहा जाएगा एक्सटेंशन, विस्तार हो रहा है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, सप्लाई। इफ विथ फेल इन प्राइस, यदि प्राइस गिर रही है तो सप्लाई डिक्लाइन हो जाएगी, सप्लाई हम कम कर देंगे। मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस गिर रही है, इसमें मान शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में प्राइस गिर रही है तो हम सेल नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं रोक दो सेल ना करो, इसको क्या कहा जाएगा, डिक्लाइन, ओके। सिंपल से बात कहा जा रहा है। यदि प्राइस गिर रही है, ओके, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ये भी गिर जाएगी, और प्राइस यदि बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात ये है। तो इसको कहा जाता है एक्सटेंशन को, ऐसे समझिए एक्सटेंशन, जैसे पहले ये था अब ये हो गया, राइट, तो एक्सटेंशन है ये, राइट। तो इसको कह सकते हैं प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, ओके। कोई बिजनेस में क्या करेगा, प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ा देगा, राइट। और मान लीजिए कि पहले यहाँ पर सेल हो रही थी गुड्स, अब क्या हो गया, प्राइस कोई चेंज आने से कम हो गया, कंट्रैक्शन, कमी आ गया, तो कमी में क्या होगा, प्राइस बढ़ रही है, ओके, प्राइस घट रही है तो सप्लाई भी घट रही है, ओके। प्राइस भी बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई, जैसे देखिए ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये घट गया, राइट। ये प्राइस घटेगा, सप्लाई भी घट जाएगी, राइट। तो ये डायग्राम के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जब आप, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ है, ओके, फिर से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो कोई चीज़ों का, ओके। प्राइस यहाँ पर है, जब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी देखिए बढ़ जा रही है, इस क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 हो गया, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सप्लाई बढ़ गई ना, क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ चली गई, ओके, राइट। फिर मान लीजिए कि कोई प्राइस पहले यहाँ था, क्वांटिटी इतना सेल हो रहा था, ओके, लेकिन जो ही प्राइस घटा, घट के यहाँ पर आ गया, ओके, तो क्वांटिटी देखिए घट के यहाँ पर आ गया कि नहीं, इसी को यहाँ पर बताया गया है, तो इसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, विस्तार को एक्सटेंशन कहा जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज, कमी या वृद्धि, इसको क्या कहा जाएगा, सॉरी, कमी वृद्धि, ओके, कमी वृद्धि, सप्लाई विदाउट चेंज इन प्राइस। अब क्या होगा, कमी और वृद्धि क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, उसमें प्राइस में चेंज आ रहा था लेकिन इसमें प्राइस में चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए प्राइस क्या है, आपका पी है, आप इतना डिमांड कर रहे हैं, ओके, कोई प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी आप डिमांड क्वांटिटी यहाँ पर ला दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या है, इसको कहा जाएगा डिक्रीज, ओके। इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स जैसे समझिए एक ही पर हो जाएगा, यदि मान लीजिए ये है यहाँ पर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इस पे गया तो इंक्रीज, ओके, सिंपल सी बात है। पहले ए पॉइंट पर परचेज कर रहे थे इतना, ओके, अब कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और जबकि प्राइस में देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस क्या है, मान लीजिए 10 रुपया तो 10 ही प्राइस आ रहा है, मान लीजिए 100 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है, 10 रुपये पर ही 100 भी सेल हो रहा है और 10 रुपये पर ही 200 सेल हो रहा है, तो दैट इज, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीज, सप्लाई ऑफ इंक्रीज, सप्लाई ऑफ इंक्रीज, ओके, इंक्रीज हो रहा है।
और यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए पहले यहाँ पर था, ओके, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ चेंज हो गया, ओके, तो इसको डिक्रीज कहा जाएगा, ओके, ये वाला, ओके, डिक्रीज। तो समझ गया कि प्राइस में देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस वही चेंज है, केवल क्वांटिटी में देखिए चेंज आ रहा है, ये क्वांटिटी की लाइन है, ये क्वांटिटी की लाइन है, तो इसमें चेंज आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज में तो यहाँ पर क्या है कि एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि सप्लाई का एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन में किसका प्रभाव पड़ता है, तो प्राइस का, ओके, प्राइस का प्रभाव पड़ता है, ओके, मीन्स प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, दैट इज एक्सटेंशन, एंड प्राइस घटती है तो सप्लाई घट जाती है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, ओके। यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाएगा कि सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, तो बोलिएगा प्राइस में कोई चेंज ना हो फिर भी सप्लाई में चेंज आ जाए, तो दैट इज, यदि बढ़ जा रहा है तो इंक्रीज कहा जाएगा, और यदि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है फिर भी उसकी डिमांड घट जा रही है तो डिक्रीज कहा जाएगा, ओके। जैसे मान लीजिए कोई पेन है, पेन 10 रुपये का मिल रहा था, ओके, यहाँ 10 रुपये का ले लीजिए, पेन ही ले लीजिए, ओके, तो लोग मान लीजिए कि 100 पेन परचेज कर रहे थे, 200 परचेज करने लगे, तो इसको कहा जाएगा कि वृद्धि हो रहा है, सप्लाई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ओके। मान लीजिए कोई पेन 10 रुपये का था, ओके, और अब लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, पहले मान लीजिए कि परचेज कर रहे थे 200 यूनिट, अब 100 यूनिट परचेज कर रहे हैं, ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ तक, ओके, इस रेखा पे, तो इसको कहा जाएगा कमी, ओके। दोनों में ध्यान रखे रहना है कि प्राइस का चेंज नहीं, कमी और वृद्धि प्राइस का चेंज नहीं दिखाया था, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के साथ होता था। तो यदि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप, मैं जब द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि द लॉ ऑफ डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज जो होता है उसका प्राइस का चेंज नहीं होता है, एक्सटेंशन कंस्ट्रक्शन में प्राइस का चेंज दिखाया जाता है, ओके। तो जो लोग उस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे उनको ये बहुत ईजी लग रहा होगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वह प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे, उस वीडियो को देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए क्या है, जिस प्रकार से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में सप्लाई देखते थे, सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड में जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि इलास्टिसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी या प्राइस की इलास्टिसिटी, इनकम की इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी, ये सब देखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी कैसे देखते हैं, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर क्या है कि सप्लाई परसेंटेज चेंज में कितना आ रहा है और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, यही दिखाया जा रहा है, राइट। अब देखिए मान लीजिए प्राइस P1 था, P2 हो गया, ओके, और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कहा जाएगा कि सप्लाई जो इलास्टिसिटी है वो जीरो है, ओके। मीन्स क्या है कि प्राइस मान लीजिए 10 रुपया है किसी वस्तु का, उसका 20 रुपया हो गया, डबल हो गया, फिर भी क्या है क्वांटिटी देखिए यहाँ के यहीं रह गया, मान लीजिए ये 1000 है तो 10 रुपये में भी 1000 सेल हो रहा है और 20 रुपीज़ में भी 1000 सेल हो रहा है। इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि सप्लाई की जो लोच है वो जीरो है, ओके, जीरो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्राइस चेंज हो रही है, मान लीजिए कि 10 रुपये चेंज नहीं हुई, तो आप देखिए यहाँ पर भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पर भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पर भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पर क्वांटिटी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा इलास्टिसिटी है, मीन्स इन्फाइनाइट है, ओके, अनंत लोच, जिसको अनंत लोच कहा जाता है, ओके, अनंत लोच, ओके। तो कब होगा, प्राइस में चेंज ना हो लेकिन सप्लाई में चेंज हो जा रहा है, ओके। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंज हो रहा है तो भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, एक जीरो का एक इसका, इसमें प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज नहीं होगा, ओके, तो दैट इज जीरो इलास्टिसिटी। एंड इसमें प्राइस में चेंज ना हो, क्वांटिटी में ही चेंज हो जाए, तो दैट इज अनंत लोच, ओके, इन्फिनाइट, ओके। और यहाँ पर कितना है, जितना चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 10, ये हो गया 100, मान लीजिए यहाँ पर गया ये डबल हुआ, मान लीजिए कि 20, तो ये भी डबल हो जाए 200, तो दैट इज, इसको यूनिट सप्लाई कहा जाता है, मीन्स इकाई लोच के बराबर, ओके। सप्लाई क्या हो जाएगी, इकाई लोच हो जाएगी 1। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 10 से 20 हो रहा है, 100% की वृद्धि दिखा रहा है, ये भी 100% की वृद्धि दिखा रहा है, ओके, 10%, 100%, ओके, इसीलिए इकाई, मीन्स सिंपल सी बात है। और यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इस बात को ध्यान रखें, जिसको नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेटली जा करके
पहले द लॉ ऑफ डिमांड की चीज़ों को देख ले, पूरा चैप्टर को। तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत ईजी है ये, उसके वो बहुत हार्ड है, द लॉ ऑफ डिमांड इससे अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए पहले उसको देखिए, आफ्टर दैट इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज मत देखिए, कोई फायदा नहीं है, राइट। क्योंकि सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जितना परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए 10% में चेंज आए प्राइस में, 10% चेंज आ जाए सप्लाई में, दैट इज इकाई लोच के बराबर। वो मैं वहाँ बता चुका हूँ, तो रिपीट करने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि फर्स्ट से ही आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट यहीं पे कूद पड़े होंगे, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग द लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो पूरी देख चुके हैं, या नहीं भी देखे हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि 100% प्राइस में चेंज हो, ओके, और 100% सप्लाई में भी चेंज आ जाए, वृद्धि हो जाए, दैट इज इकाई लोच के बराबर, ओके। और क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए कि उससे ज़्यादा हो जाए, तो इकाई से ज़्यादा हो जाएगा या इकाई से, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि प्राइस है ये सप्लाई है, ओके। प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपये था, तो क्वांटिटी 1000 डिमांड की जा रही थी, ओके, सप्लाई हो रही थी, और ये हो गया 200, ओके, तो ये हो गया 2000, ओके। तो ये कहा जाएगा इकाई लोच के बराबर, ओके। ये एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में मान लीजिए कि 100 था, तो 1000 डिमांड किया जा रहा था, ये 200 हुआ, तो अब कितना डिमांड होगा, मान लीजिए 3000, ओके। तो इसको क्या कहा जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, 100%, ओके, डबल हो जा रहा है, 100% चेंज आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, लगभग 300% का चेंज आ रहा है ना। तो इकाई से ज़्यादा कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इकाई से ज़्यादा, ओके, ऐसे जो ये वाला है, ऐसे इकाई से ज़्यादा। थर्ड कंडीशन मान लीजिए कि 100 है, ओके, प्राइस, सप्लाई मान लीजिए कि 1000 हो रहा है, और मान लीजिए कि ये 200 हुआ, और ये मान लीजिए कि हो गया 1500। इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ 100% का चेंज आ रहा है, ओके, और यहाँ पर 50% का चेंज आ रहा है, ओके। तो जितना चेंज हो, सिंपल से इससे कंक्लूजन क्या है कि जितना चेंज हो प्राइस में उतना ही सप्लाई में चेंज हो, तो इकाई लोच, ओके। जितना सप्लाई में प्राइस में चेंज हो उससे ज़्यादा परसेंटेज सप्लाई में चेंज हो जाए, तो इकाई लोच से बराबर, राइट। और जितना प्राइस में चेंज हो उससे कम परिवर्तन सप्लाई में हो, तो इकाई लोच से कम, ओके, इकाई लोच से कम, ऐसे ये वाला, ओके। तीनों चीज़ समझ के अब देखिए क्यों कहा जा रहा है, प्राइस में 100% चेंज आ रहा है और सप्लाई में 50% चेंज आ रहा है, इसीलिए ये इकाई से कम है। इकाई कब होगा, 100%, मीन्स कि जितना हम चेंज करेंगे प्राइस में उतना ही चेंज सप्लाई में होगा, तो इक्वल हो जाएगा, तो उसको इकाई लोच बराबर बोला जाएगा। यदि ज़्यादा चेंज हो जाए तो इकाई से बराबर, कम आ जाए तो कम, ओके। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये था, छोटा सा टॉपिक था, द लॉ ऑफ सप्लाई, ओके। तो आपको आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक काम करिए, केवल लॉ डिमांड की जो वीडियो डाली गई है द लॉ ऑफ डिमांड, उसको एक बार देख लीजिए। जस्ट उसका ऐसे समझिए कि इन्वर्स यहाँ पर चल रहा है, ओके। वहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, वहाँ प्राइस रिलेशन से देखा जाता है कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन, यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज देखी जा रही है, तो ये सब चीज़ें इक्वल हैं, ओके। तो आप पहले लॉ ऑफ डिमांड देख लीजिए, आफ्टर दैट यहाँ पे आइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।